सिटन एजुकेयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के टाइप्स देखे थे, या उनको ही प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है, जो कि दो टाइप थे। एक था स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम था डॉट प्रोडक्ट, और सेकंड था वेक्टर प्रोडक्ट, उसका दूसरा नाम था क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हमें स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और प्रॉपर्टीज का दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो कंसिडर करो अपने पास दो वेक्टर्स हैं, ओ से लेकर पी तक ये एक वेक्टर, और ओ से लेकर क्यू तक ये दूसरा वेक्टर। ये दो वेक्टर्स है अपने पास, और उनके बीच का एंगल है थीटा। तो अगर मुझे पी को क्यू के ऊपर लेके जाना है, या क्यू को ओ क्यू को पी के ऊपर लेके जाना है, तो मुझे ये दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने होंगे। ये कब होगा? जब ओपी को गिराएंगे क्यू के ऊपर, और जब ओ क्यू को ओपी के ऊपर गिराना होगा तो मुझे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो इनसे ना कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं, वही हमें पढ़ना है। और एडजेसेंट साइड होगा तो कॉस थीटा आता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो वाला प्रॉपर्टी हमें यूज करना है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। नंबर 1 पढ़ते हैं, ये वाला। The scalar product of two vectors is equivalent to the product of magnitude of one vector with component of the other in the direction of the first. In short ये कह रहे हैं, ये जो p बार डॉट q बार होता है ना, इसे मैं p q cos थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के एक्सपेंशन में cos थीटा था। तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया p, और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ p, ये हो गया q cos थीटा। अब इसे उल्टा भी तो कर सकते हैं। अगर मैंने q पहले लिखा और बाद में p cos थीटा लिखा, तो मेरा पहला वेक्टर हो गया q, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया q, और बचे हुए वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ q। अब ठीक से देखो, ओ क्यू के डायग्राम में देखो, ओ क्यू के डायरेक्शन में p cos थीटा जा रहा था, और OP के डायरेक्शन में q cos थीटा जा रहा था। ये देख रहे हो, अंडरलाइन किया हुआ। तो यही है, the scalar product of two vectors is equivalent the product of magnitude of one vector with component of the other in the direction of the first, in the direction of the first। मतलब ये पहला है, इसका कंपोनेंट किसके साथ जाने वाला? p के साथ जाने वाला। q पहला है, इसका इसके साथ जाने वाला कंपोनेंट कौन है? p cos थीटा। p cos थीटा q के साथ जा रहा है, तो p q cos थीटा, नहीं तो q p cos थीटा। ये सब डॉट प्रोडक्ट का आंसर देने वाले पार्ट से। अब दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कुछ नहीं, ये तो मतलब जस्ट डायग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, और हमने जो अभी डिस्कस किया ना वही उसे एक्सप्लेन किया है। पी क्यू कॉस थीटा, या बाद में क्यू पी कॉस थीटा। ये देखो, पी कलर्स देखो, क्यू कॉस थीटा, और बाद में क्यू पी कॉस थीटा। यही हमने डिस्कस किया था ना। तो इससे ही और एक प्रॉपर्टी बनती है जिसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब पी बार डॉट क्यू बार का आंसर अगर क्यू बार डॉट पी बार के साथ मैच हो रहा है, जो कि हमें दिख रहा है, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट वैसे ही रखा है, बस पी और क्यू का सीक्वेंस चेंज किया।
पहले पी था बाद में क्यू, यहाँ पे पहले क्यू है बाद में पी। ये करने के बाद भी आंसर सेम आ रहा है, इसलिए बीच में इज इक्वल टू। तब बोलेंगे कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी देखा था। सीक्वेंस बदलने के बाद भी आंसर अगर सेम रह रहा है तो कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। और सिर्फ ये पी क्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं, कौन से भी वेक्टर के लिए, मतलब ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। हमारे पास अगर एक्स बार डॉट वाई बार है तो इसे वाई बार डॉट एक्स बार भी लिख सकते हो। ये अप्लाई सबके लिए होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब सीक्वेंस उल्टा करने के बाद भी अगर आंसर सेम रह रहा है तो उसे कहा जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद नंबर लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है और ये हमने यूज किया है कई बार, बस इसका नाम हमें पता नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। तो इसके लिए अपने पास ना 3 वेक्टर्स होने चाहिए। पी क्यू आर ले लो या ए बी सी ले लो, मैं पी क्यू आर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पी क्यू आर और वेक्टर्स है, वेक्टर्स कंसिडर करो। क्यू बार आर बार इन दोनों का एडिशन हो रहा है और बाहर मैंने लिया है डॉट प्रोडक्ट। तो अब मैं पहले पी बार से क्यू बार को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। पी बार से क्यू बार को मल्टीप्लाई किया, बीच में लिखा डॉट क्योंकि बाहर डॉट था। उसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन दे दी। पी बार से मल्टीप्लाई करेंगे आर बार के साथ, बीच में डॉट साइन दे दी। इन शॉर्ट हमने पी को डिस्ट्रीब्यूट किया किसके साथ, क्यू एंड आर के साथ। तो इसका एक्सपांशन बन जाएगा पी बार डॉट क्यू बार प्लस पी बार डॉट आर बार। इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने पी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जस्ट गो थ्रू दिस क्योंकि हमें नेक्स्ट स्लाइड देखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप तुम्हें याद है आई कैप जे कैप के कैप यह सब हमने पढ़ा था। तो अगर मैंने एक वेक्टर लिया है पी बार, उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। आई जे के बारे में डिस्कस करना है लेकिन उसके पहले ये देखना होगा। तो इसका मतलब होता है पी, ये पी बार का मैग्नीट्यूड हो गया, मल्टीप्लाई बाय पी, ये दूसरे पी बार का मैग्नीट्यूड हो गया, कॉस पी और पी ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हो गए। इक्वल वेक्टर मतलब एंगल होता है 0। तो पी इंटू पी बन गया पी स्क्वायर और कॉस 0 लिखना था मुझे। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो पी स्क्वायर ही मिलेगा ना। तो ये होता है एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कैसे आंसर मिलता है। ठीक है, ये बाकी किसी भी वेक्टर के साथ कर सकते हो, मतलब ए बार डॉट ए बार है ना, सोचना नहीं है, डायरेक्ट ए स्क्वायर लिखना है। बी बार डॉट बी बार है, पी स्क्वायर आंसर आने वाला है और फाइनल आंसर स्केलर ही होगा। नाम ही स्केलर प्रोडक्ट चल रहा है ना, स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी।
अब जस्ट इमेजिन करो मेरे पास आई कैप है और मैं दूसरे आई कैप के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। देखो आई कैप मतलब एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड हो गया 1। दूसरा भी आई कैप है मतलब एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड हो गया 1। डॉट प्रोडक्ट है ना बीच में, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी चल रहा है मतलब कॉस 0 होना चाहिए। 1 × 1 का आंसर आ गया 1, कॉस 0 का आंसर होता है 1, फाइनल आंसर होगा 1। और अगर आई डॉट आई 1 है तो जे डॉट जे भी 1 ही होना चाहिए और के डॉट के भी 1 ही होना चाहिए। जैसे ऐसे पढ़ा जाता है आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे शॉर्टकट में याद कैसे याद रखेंगे? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ, उसकी खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अब इसका इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है। ये तो ठीक है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के हो गया। व्हाट अबाउट अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप करता हूँ? सोचो, है तो कैप, कैप मतलब मैग्नीट्यूड 1, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1। आई कैप होता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जे कैप होता है वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर। एक्स और वाई में 90 डिग्री का एंगल होता है, मुझे आगे लिखना होगा कॉस 90। 1 × 1 का आंसर आ गया 1, कॉस 90 का आंसर होता है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। तो आई डॉट जे का आंसर अगर 0 है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जे डॉट आई भी 0 ही आना चाहिए ना। अभी अभी तो हमने पढ़ा था सीक्वेंस उल्टा करने के बाद भी आंसर सेम ही रहता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में। तो आई डॉट जे का आंसर आ गया 0, तो जे डॉट आई का आंसर भी आना चाहिए 0। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं जे डॉट के करता हूँ ना और के डॉट जे करता हूँ तो भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि जे मतलब जे कैप मतलब वाई एक्सिस, के कैप मतलब जेड एक्सिस, वाई और जेड या जेड और वाई में 90 डिग्री एंगल रहता है, कॉस 90 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। और अब बचा कौन? एक्स और जेड। आई कैप डॉट के कैप करते हैं, नहीं तो के कैप डॉट आई कैप करते हैं, तो भी इसका आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि एक्स और जेड में भी 90 डिग्री होता है, जेड एक्स जेड 90 डिग्री, क्योंकि एक्स वाई जेड आर ऑर्थोगोनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए आई डॉट जे, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, आई डॉट के डॉट आई, इन सब का आंसर आने वाला है 0। ठीक है, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज हमने इटसेल्फ भी देखा, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, और उनका आपस में देखा आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, इन सब के आंसर्स जो थे वो भी हमें मिल गए। तो ये सब प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं डॉट प्रोडक्ट के, और वो यही टेबुलर फॉर्म में दिया हो। हाँ, और अगर एंटी पैरेलल होगा तो क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे ए बार है, इसका तुम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो माइनस ए बार के साथ, तो कुछ नहीं, माइनस ए स्क्वायर आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये ए बार है और ये माइनस ए बार है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट मतलब 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है? -1। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड ए होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी ए ही होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी 0, बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, मतलब 180 लेना होगा, कॉस 180 कितना होता है? -1, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए, और बाहर कॉस 180 का माइनस है, इसका आंसर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और कुछ नहीं। अब देखते हैं, अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स है,
ये वाली प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसका एक्सपेंशन एक्सप्रेशन या एक्सपेंशन नेक्स्ट पेज के ऊपर है, लेकिन वो मैं यहीं पे तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रही है। तो कंसिडर करते हैं मेरे पास दो वेक्टर्स है, इनके ही सिंबल्स यूज करते हैं। ए बार जो है वह ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी बार बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और इनका अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है ए बार डॉट बी बार, तो क्या करना होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट ब्रैकेट के अंदर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ब्रैकेट क्लोज। अब ये कैसे होने वाला है, देखो ए एक्स आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा पूरे ब्रैकेट के साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के बाद प्लस साइन ए वाई जे कैप जो है इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा पूरे बी के ब्रैकेट के साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब तीसरा ए जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट बी के वेक्टर के साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब जो अब तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़े थे वो अप्लाई करना है। आई कैप डॉट आई कैप का आंसर कितना आता है, 1। तो इस ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स के बाद प्लस प्लस यहाँ पे आई कैप है डॉट है और यहाँ पे जे कैप है, इसका आंसर आता है 0। आई डॉट जे, एक्स और वाई में एंगल 90 है, कॉस 90 0, प्लस आई कैप है यहाँ पे एक्स के साथ और यहाँ पे बी जेड के कैप, आई और के मतलब एक्स और जेड 0, प्लस जे और आई आ गए 0, प्लस जे डॉट जे, आंसर 1 होता है, मतलब ए वाई बी वाई लिखेंगे, जे कैप है डॉट है के कैप है 0 क्योंकि वाई और जेड कॉस 90 हर बार 0 ही होता है, प्लस के कैप आई कैप 0, के कैप जे कैप 0, के कैप डॉट के कैप 1। तो यहाँ पे लिखेंगे ए जेड बी जेड। फाइनल आंसर विल बी ax bx plus ay by प्लस az bz। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है ए बार और बी बार, उनका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ऐसे ये, और उनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए बोला जाता है, तो फाइनल आंसर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और यही अगर पी बार डॉट क्यू बार होगा तो पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। ये सबके साथ एप्लीकेबल है, ऐसे नहीं कि ये सिर्फ ए और वाई ए और बी के लिए अप्लाई होगा। आई होप तुम्हें ये समझ में आया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यही सबसे ज़्यादा यूज
जस्ट गो थ्रू दिस। अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। ये तो बेसिक चीज है, या बेसिक पार्ट इसका हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके डिटेल्स में जाना है हमें। वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। तो पहले तो हमें ना राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हुए, ए बार और बी बार, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो तुम्हें ना ए बार के ऊपर राइट हैंड रखना है और बी बार की तरफ घुमाना है, थंब ऊपर की तरफ आएगा। राइट, आई होप सबको समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है। ए बार के ऊपर हाथ रखो, राइट हैंड ही सिलेक्ट करना है। राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल है ना, वो यूज कर। ए बार के ऊपर हाथ रख के बी बार के ऊपर घुमाना है, थंब ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इस इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा प्रोडक्ट का, ऑब्वियसली वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये तीसरा वेक्टर दिखाया है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर मैंने ए बार और बी बार को सीक्वेंस वाइज उल्टा कर दिया, मतलब पोजीशन नहीं, बी बार से ए बार आना है, ऐसे आना है, ऐसे यहाँ से यहाँ मेजर करना। पहले हम लोग ए से बी जा रहे थे ना, बी से ए जा। तो मुझे क्या करना होगा, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल यूज करना है, राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं। मुझे राइट हैंड को उल्टा करना होगा और बी बार से ए बार की तरफ घुमाना होगा। तो थंब जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पहले अपवर्ड आंसर मिल रहा था, अब डाउनवर्ड मिल रहा है, इसलिए इन्होंने माइनस आर बार लिखा। आर बार यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आर बार नीचे की तरफ जा रहा है। बार मतलब वेक्टर, नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसे ही कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग बीच में प्रोडक्ट दिखाने के लिए क्रॉस वाला साइन यूज करेंगे। वो स्केलर प्रोडक्ट था इसके पहले जो प्रोडक्ट था, उसमें डॉट साइन यूज कर रहे थे। राइट, दिस वाज ऑल अबाउट राइट हैंड थंब रूल यूज कैसे करना है। अब जाते हैं इनके प्रॉपर्टीज के ऊपर। Just go through this। ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा एक एग्जाम्पल है, हमें एक्चुअल में थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। इसे कहते हैं मोशन इन प्लेन या सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। जिससे ये पढ़ते जाओ, ये एग्जाम्पल से जस्ट गो थ्रू दिस। ये जो हमने राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल डिस्कस किया था ना, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। अब हमें स्टार्ट करने हैं प्रॉपर्टीज और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसके वेक्टर प्रोडक्ट, और इसका ही दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता था डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में, वैसे यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। मतलब अगर मैं ए बार क्रॉस बी बार कर रहा हूँ, तो दिस इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। रीजन, माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो अगर तुम्हें इक्वल लिखना ही है तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार, ये लिख सकते हो, ये चलेगा, ये एक्सेप्टेबल है। सीक्वेंस उल्टा कर रहे हो ना, तो निगेटिव साइन आनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में सब चलता है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में सीक्वेंस कैसे भी लिखो उल्टा पुल्टा, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा करते हो, ए क्रॉस बी के जगह पे बी क्रॉस से लिखते हो, तो वो मैच नहीं होगा। मैच करवाना है तो माइनस साइन देना होगा कौन से भी एक साइड पे, आइदर लेफ्ट और राइट, कोई भी चले, कहीं किधर भी चलेगा, लेकिन एक माइनस साइन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इनका मॉड ले लेता हूँ ना, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड फंक्शन, तो ये इक्वल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इनका ना मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है ना। इफ यू रिमेम्बर, एक बार थंब ऊपर जा रहा था, सेकंड टाइम थंब नीचे जा रहा था,
लेकिन थंब का साइज उतना ही रहेगा, हाइट उतना ही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट थे, इसलिए ये सब करना पड़ रहा था। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, और अगर कुछ जबरदस्ती इक्वल करना ही है तुम्हें माइनस साइन डालना होगा, नहीं तो दोनों का मॉड ले लो, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, पूरा वेक्टर इक्वल नहीं बनेगा कभी। सेकंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब ए बार अगर बाहर है और इसका बी बार प्लस सी बार के साथ मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं, तो कुछ नहीं, पहले ए बार क्रॉस बी बार करोगे प्लस साइन के बाद ए बार क्रॉस बार। तो मैंने ए को डिस्ट्रीब्यूट किया बी और सी के साथ, तो इसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, तो क्या क्या होगा, तो इसके स्पेशल केसेस भी देख लेते हैं पहले। अगर पैरेलल है, मतलब मेरे पास ए बार है विच इज पैरेलल विथ बी बार, तो इसके एक्सपांशन में एक मिनट है, ये कुछ तो दूसरा इस ओपन हो गया, हमें ये नहीं चाहिए। ओके, ये मत देखो, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो, क्योंकि अपना क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है ना, इसके एक्सपांशन में ऐसे आता है, ए बार क्रॉस बी बार का अगर मैं मॉड ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो क्या होने वाला है, ए बार का मॉड ए, बी बार का मॉड बी, और क्रॉस प्रोडक्ट के एक्सपांशन में आता है साइन थीटा, और पैरेलल है, पैरेलल मतलब थीटा की वैल्यू हो जाती है जीरो, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। और जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो, तो ये फाइनल आंसर आने वाला है, इसका फाइनल आंसर होगा जीरो। और यही अगर एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल मतलब ऐसे ए बार इज एंटी पैरेलल विद बी बार या टू द बी बार, तो थीटा की वैल्यू बन जाती है 180 डिग्री, और साइन 180 भी जीरो ही होता है, तो फाइनल आंसर वापस जीरो ही मिलने वाला है, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो बन जाता है। आई होप तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने टेबल नहीं पढ़ना, इसके ऊपर कट कर दिया, मैं जो लिख रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। तो क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट में हमें एक्सपांशन में साइन थीटा यूज करना होता है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, तो जीरो मतलब पैरेलल, और 180 डिग्री एंगल मतलब एंटी पैरेलल, मतलब ऐसे एग्जांपल से दिखाना है तो ये दो वेक्टर जो है ना ये पैरेलल है, और ये जो वेक्टर्स है ना ये तो एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल है, लेकिन इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ ना, तो आंसर जीरो ही आएगा, रीजन साइन जीरो जीरो, साइन 180 डिग्री जीरो। तो अब नेक्स्ट पार्ट है इटसेल्फ प्रोडक्ट, मतलब उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर प्रोडक्ट लेते हैं, अगर मेरे पास एक वेक्टर है पी बार, और मैं उसी के साथ उसका वेक्टर ले डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ, सॉरी, तो ये काइंड ऑफ इक्वल वेक्टर्स हो गए ना,
मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, मतलब इनका आंसर निकालने जाएंगे तो पी पी साइन जीरो, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम वेक्टर, इक्वल वेक्टर, और साइन जीरो तो जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो। इफ यू रिमेंबर पी बार डॉट पी बार का आंसर पी स्क्वायर आता था, तो यहाँ पे पी बार क्रॉस पी बार का आंसर जीरो आने वाला है। ये फर्क है। अब आते हैं यूनिट वेक्टर्स के ऊपर। मेरे पास आई क्रॉस आई है, जीरो आंसर, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ, उसी वेक्टर के साथ जो बोलना है बोल सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हो, मतलब साइन जीरो आने वाला है एक्सपांशन में, साइन जीरो जीरो होता है, तो जे क्रॉस जे भी जीरो होगा, और के कैप क्रॉस के कैप भी जीरो होगा, याद रखना है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, हर एक प्रोडक्ट के एंड में ना कुछ तो इंटरेस्टिंग आता ही है। कंसिडर करो मैंने आई क्रॉस जे किया, तो आंसर क्या मिलेगा, इसमें हमें इंटरेस्ट है। तो कुछ नहीं, तुम्हें ना एक सिंपल चीज बता दो, एक्स वाई और जेड के पास होगा आई कैप, के पास होगा जे कैप, और जेड के पास होगा के कैप, ठीक है। अब तुम्हें आई कैप के ऊपर हाथ रखना है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर हाथ रखना है ऐसे, और जे कैप मतलब वाई की तरफ घुमाना है। तो थंब जो आएगा ना वो जेड के साथ जाना चाहिए, करके देखो ऐसे, थंब जो होगा ना वो जेड के साथ अलाइन होगा। एक्स के ऊपर हाथ रखो, वाई की तरफ घुमाओ, एक्स क्यों बोल रहा हूँ, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, तो आई क्रॉस जे करोगे ना तो आंसर के मिलने वाला है, जेड एक्सिस के साथ थंब जाएगा। अब अगर तुम्हें जे क्रॉस के करना है, रखो आज जे के ऊपर ऐसे, और के ऊपर घुमाओ, मतलब वाई से जेड के ऊपर घुमाओ, थंब जो होगा वो एक्स एक्सिस के साथ जाएगा, और एक्स एक्सिस मतलब आई कैप। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। और अगर तुम्हें के कैप क्रॉस आई कैप निकालना, तो के ऊपर हाथ रखो, आई की तरफ घुमाओ, जो थंब है ना तुम्हें ऊपर की तरफ जाता हुआ मिलेगा। राइट हैंड थंब रूल बेसिकली यूज करो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, सबका मतलब एक ही है जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे ना सीक्वेंस में ऐसे याद किया जाता है, आई जे के, कैप कैप कैप। अगर ये डायरेक्शन में जा रहे हो आई क्रॉस जे, तो आंसर मिलेगा के। अगर जे क्रॉस के जा रहे हो तो आंसर मिलेगा आई, के क्रॉस आई जा रहे हो तो आंसर मिलेगा के। तो ये क्लॉकवाइज सेंस में याद रखना है तुम्हें। एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो आंसर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आई क्रॉस जे के आया, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के, जे क्रॉस के है आई कैप, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई कैप। कम्युनिटी लॉ फॉलो नहीं होता है ना, तो उल्टा जा रहे हो तो मैं माइनस साइन देनी होगी, दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इनका ही एग्जांपल लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। आर बार, आर एक्स, आर वाई, आर जेड, आई जे के, एज यूजुअल हमेशा की तरह दिया हुआ है, और वैसे ही क्यू बार भी एक है।
तो इनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। मैं याद है ना ये कैसे सॉल्व करना पड़ता है, मतलब ऐसे हो जाएगा ये, सच में बताना है तो आर एक्स कैप ब्रैकेट के अंदर, ये बाहर एक मिनट, सिम्बॉल्स में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसे यूज कर देता हूँ। आर एक्स आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। तो इनका इसके साथ प्रोडक्ट होगा ना, तो आई क्रॉस आई का आंसर 0 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना, ये आई क्रॉस जे का आंसर के आता है, आई क्रॉस के का आंसर क्या आएगा, आई क्रॉस के आई जे के, आई क्रॉस के जा रहे तो माइनस जे आएगा। ऐसे ही आर एक्स वाई सॉरी आर वाई जे कैप का क्यू एक्स आई क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के साथ प्रोडक्ट होगा। और ये करने के बाद ना हमें एक पैटर्न मिल जाता है, और पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब 9 टर्म्स बनेंगे, उसमें से 3 टर्म्स 0 हो जाएंगे, 6 टर्म्स बचेंगे। आई क्रॉस जे को के पुट करेंगे, जे क्रॉस के को आई, और के क्रॉस आई को जे, उल्टा जा रहा है तो माइनस सिंबल। और इनका ना एक ग्रुप बनाएंगे तो अल्टीमेटली ना हमें एक डिटर्मिनेंट मिल जाता है, ये वाला। तो ये डायरेक्टली हमें यूज करना होता है वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए। और इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। एरिया अगर हमें फाइंड करना है ना, जैसे कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया, और ट्रायंगल है, उसका एरिया फाइंड करना है, तो भी ये प्रॉपर्टीज यूज किए जाते हैं। यहाँ पे ना इन्होंने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। जस्ट गो थ्रू दिस, अच्छे से पढ़ लो ये एक बार, चलो जल्दी। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। मैं एक वेक्टर दिया हुआ है, वो ठीक से लिखता हूँ यहाँ पे, कुछ तो उनका सिंबल में गड़बड़ हो गया है। उन्हें ऐसे कहना है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये गिवन वेक्टर है। तो क्यों ना इसे ए बार कह देते, ए बार दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन वेक्टर। तो सबसे पहले ना ये ए एक्स होगा, और ये जो है ना ये ए वाई, मतलब ए एक्स की वैल्यू 3 कंसिडर करेंगे और ए वाई की वैल्यू 4 कंसिडर करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 3, ए वाई इज इक्वल टू 4। अब मुझे पहले तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो ए बार का मैग्नीट्यूड ऐसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट के अंदर 25, 25 का स्क्वायर रूट, वैसे तो प्लस माइनस फाइव आता है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए पॉजिटिव, इसलिए सिर्फ फाइव। ठीक है ना, स्क्वायर रूट की वैल्यूज जो मिलते हैं प्लस भी और माइनस भी, तो मैंने प्लस वाला से लिया। तो ये बन गया मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर होता है ए कैप का फॉर्मूला, ओरिजिनल वेक्टर उसी के अपॉन में का मैग्नीट्यूड डाल दो। ओरिजिनल वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप, इसी के अपॉन में ओरिजिनल वेक्टर हो गया, इसी के अपॉन में मैग्नीट्यूड 5। जैसे स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/5 आई कैप प्लस 8/5, सॉरी मैंने गलत लिखा, ओरिजिनल वेक्टर गलत लिखा मैंने, ये यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4। तो यहाँ पे भी 8 नहीं 4 आने वाला है।
ठीक है ना, 4/5, ठीक है, आगे आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फोर्स दिया हुआ है एफ बार, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ओके ओके, हमें वर्क डन फाइंड करना है। देखो बहुत इजी है ये, वर्क डन होता है एफ बार डॉट एस बार। तो पता है ना डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या करना होता है, एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। तो मुझे बताओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 4, कलर देखो, और एस एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2, तो मैं लिखने वाला हूँ 4 × 2। इसके बाद एफ वाई की वैल्यू 6, एस वाई की वैल्यू 3, मैं लिखने वाला हूँ 6 × 3, और लास्ट में एफ जेड की वैल्यू 3, एस जेड की वैल्यू 5, नंबर क्या आने वाला है 3 × 5। तो इससे करेंगे सॉल्व, हो जाएगा ना, 4 × 2 = 8 प्लस 6 × 3 = 18 प्लस 5 × 3 = 15, हो जाएगा ये 8 + 8 16, 16 + 5 21, कैरी हो गया 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 41, और वर्क डन का यूनिट होता है जूल। फाइनल आंसर आ गया 41 जूल। हमने डॉट प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे यूज कर दिया, एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। Let's go through this. दो वेक्टर्स दिए हुए और इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। हमें चाहिए v1 बार क्रॉस v2 बार, डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप। टू 3 -1, और v2 है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3, ये होगा 1 2 -3। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। i कैप पहला कॉलम पहला रो बंद, ब्रैकेट के अंदर आने वाला है 3 × -3 -9, के बाद सब्ट्रैक्शन की साइन, ब्रैकेट के अंदर 2 × -1 -2, के बाद -j कैप, मिडिल टर्म के साथ निगेटिव साइन होता है ना, -j कैप ब्रैकेट के अंदर। मतलब आप क्या करेंगे, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो बंद कर देंगे, तो बचे नंबर -3 × 2 -6 -1 × -1 -1।
लास्ट में प्लस के कैप। अब हमें थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो बंद कर देनी, ये और ये बंद कर दें। तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। तो ये कैसे हो जाएगा, -9 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस मतलब +2, -9 +2 होता है -7। तो -7 आई कैप, ये है +1 -6 मतलब -5, और बाहर भी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस, +5 जे कैप। और ऐसे पता चलता है ऑप्शन ही आने वाला है, फिर भी सॉल्व करेंगे आगे का। 4 -3 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सिर्फ देखो आ गया। तो हमने डिटर्मिनेंट का यूज किया वेक्टर प्रोडक्ट का सॉल्व करने के लिए, और हमें आंसर मिल गया। चलो अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो वेक्टर्स दिए हुए ए बार, सॉरी 3 वेक्टर्स दिए, ए बार, बी बार, सी बार, और हमें क्या दिखाना है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली का मतलब आपस में है, एक दूसरे के साथ। तो ए बी, बी सी और ए सी, ऐसे 3 काम करने होंगे मुझे। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ ए बार डॉट बी बार से। और ए बार डॉट बी बार कैसे फाइंड करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -6 प्लस 6 इंटू 2। तो 3 2 जा 6 -18 प्लस 12, कितना हो गया ये, -12 प्लस 12 0। तो ए बार डॉट बी बार का आंसर 0 आ गया, मतलब मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ ए बार इट्स परपेंडिकुलर टू बी बार। अब बी डॉट सी निकालेंगे, बी बार डॉट सी बार। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, -6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। 3 इंटू 6 हो गया, -6 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 2 मल्टीप्लाइड बाय -3। 6 3 सा 18, -12 -6, ये हो जाएगा 6 -6 0। इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे, बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। अब तीसरा पार्ट बचा ए और सी, तो ए डॉट सी करो या सी डॉट ए करो, क्या फर्क पड़ता है, कम्पिटेटिव लॉ फॉलो होता है ना वैसे भी। तो मैं ए डॉट सी कर रहा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, कर दिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 6 होगा -3 के साथ। तो 6 2 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 इंटू, ये हो गया -18। तो 12 प्लस 6 18, प्लस माइनस -18 0। इसका मतलब ए बार
इज परपेंडिकुलर टू सी बार। अब ये देख कर मैं जरूर कह सकता हूँ ना 1 2 3 को कंपेयर करके, ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, बी ए के साथ परपेंडिकुलर, सॉरी ए बी के साथ, बी सी के साथ और ए सी के साथ। देयरफॉर ए बार, बी बार एंड सी बार आर mutually perpendicular to each other, hence proved। देख लो, और इसमें उल्टा कर रहे हो ए डॉट बी डॉट ए, बी डॉट सी डॉट बी तो भी चलेगा ना। देख लो एक बार अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सॉरी, दो वेक्टर्स दिए हुए, ए बार और बी बार। मैं ए बार और बी बार के बीच का एंगल फाइंड करना, तो मैं पहले तो डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। और इसका एक्सपेंशन क्या होता है पता है ना, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा। तो ए बार डॉट बी बार मतलब ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, मतलब यहाँ पे आने वाला है वाई मल्टीप्लाई बाई 2 के बाद प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब RHS में ए का मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर पाई का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी बार का मैग्नीट्यूड मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और आगे कॉस थीटा, इसे हमें फाइंड करना है। तो LHS देखते हैं, 5 2 ज़ा 10, 6 इंटू -2 तो ये -12, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर पाई का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। तो इन सब का आंसर कितना आने वाला है 25 प्लस 36 प्लस 16, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 17, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 77 बराबर ना। तो रूट के अंदर आ गया 77। दूसरा 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 हो गए
8, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 8 17, और आगे कॉस थीटा 10 माइनस, सॉरी ये तो चला गया, बचा यहाँ पे 10, और यहाँ पे रूट के अंदर 77, रूट के अंदर 17 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो 10 अपॉन ऐसे बन जाएगा ना। वैसे भी एक कॉमन रूट लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 77, मैंने एक ही रूट ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 7। और इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लगेगा, या यहीं पे छोड़ देते हो तो भी आंसर चलता। जस्ट गो थ्रू दिस। ये देखो इन्होंने आगे ये सॉल्व किया है, अपने भी यही नंबर आए थे, देखो ना ऊपर 10 था और अपॉन में स्क्वायर रूट के अंडर 77 इंटू 17 था। तो इसका आंसर 0.2764 आया, और कॉस इनवर्स लिया इसका। ये लॉग टेबल में जिसके ऊपर अपना अलग से एक सेशन होगा ना, उसमें सब बता दूंगा कि ये नंबर्स देखने कैसे होते हैं। तो फाइनल आंसर हो गया, यहाँ तक अपना करेक्ट है, देखो यह है अपना, सेम ही है, बस उसके आगे सॉल्व किया है, ठीक है ना। 73 डिग्री 57 मिनट। दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन एंगल, मतलब थीटा फाइंड करना था ना, वैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट यूज। तो अब ना इसके आगे का पार्ट जो है ना, वो इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस है, और इसमें से ना हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, सच बताना है तो। मैं ना सीधा सीधा डिफ्रेंसिएशन के ऊपर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ये देख, ये 9 फॉर्मूला है, और इसे पढ़ना कैसे है और ये कहाँ पे होता है, क्यों यूज करता है, सब बताता हूँ। जस्ट कंसिडर करो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है। फिलहाल ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, टाइम भी रुका हुआ है, लेकिन जैसे हम लोग स्टॉप वॉच शुरू करेंगे ना, ये ऑब्जेक्ट आगे जाने वाला ऐसे, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, आगे जाते जाएगा। मुझे अब ये फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे लिखा जाएगा dx अपॉन dt। ये d जो है ना, ये डिफरेंशिएशन में सिंपल होता है, dx अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये वेलोसिटी बन जाती है। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका रेट जानना है, तो dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन जाता है एक्सीलरेशन। सो ये हमें फाइंड करना है ना, तो डेरिवेटिव्स का यूज करना, या डेरिवेटिव्स इनसे रिलेटेड है। तो ऐसे ही 9 फॉर्मूले दिए हुए यहाँ पे, और ये इनमें से ना सच बताना है तो हमें, वैसे तो मैथ्स में ये सब आने वाला ही है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, सबसे ज़्यादा कह रहा हूँ, इसका मतलब बाकी के बेकार है, यूजलेस है, ऐसे नहीं, ये मैक्सिमम न्यूमेरिकल में ना हमें ये यूज करना पड़ता है। उसके बाद साइन और कॉस के डेरिवेटिव। फिर से कह रहा हूँ, ठीक से सुनो, मैं ये कह रहा हूँ ये 9 के 9 फॉर्मूले तुम्हें बाय हार्ट करने ही हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जो यूज होते हैं ना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कह रहा हूँ मैं, इस चैप्टर के नहीं, इन जनरल, उनमें से ये 3 है। कभी कभार बाकी के भी यूज होंगे ना, लेकिन सबसे ज़्यादा ये 3 होने वाले। तुम्हें 9 के 9 बाय हार्ट करना है।
और इसे यूज कैसे करना है वो भी बता देता हूँ मैं। कंसिडर करो एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये पहला वाला रूल लगाएंगे, एक्स रेस टू एन वाला। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 2 है, तो इसका एक्सपांशन देखो ना क्या है, एन नीचे आ गया, मतलब आंसर ऐसे हो जाएगा 2, बाद में एक्स रेस टू 2 - 1, मतलब 2 x रेस टू 2 - 1 मतलब x रेस टू 1, और ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, मतलब आंसर हो गया 2x। और ये सबके साथ मतलब पावर के साथ लगाया जाता है, तो वैसे मत सोचो इसे इसी के साथ पॉजिटिव पावर ही होगा। अगर निगेटिव होगा कंसिडर करो x रेस टू -4 दिया हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डी बाई डी एक्स। तो सेम इसका आंसर निकालने के लिए -4 को नीचे उतार देंगे, x रेस टू -4 -1, -4 - 1 कितना हो जाएगा, -5, तो -4 x रेस टू -5 हो गया। दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। और ऐसे ही सबका देखेंगे ना, आगे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तुम्हारा काम ये है, ये जो 9 फॉर्मूले है, इनको अच्छे से लिखना है, पढ़ना है, बाय हार्ट करना है। बाय हार्ट करना जरूरी है क्योंकि हमें इसके एप्लीकेशंस कर, डिराइव करना अलग बात होती है, एप्लीकेशन। कल अगर tan x आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 6 स्क्वायर x, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ ये 9 फॉर्मूले जो है ये बाय हार्ट करना है। 5, और इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री है, ये साइन से लेकर कोसेक तक के जो है ना, मतलब लास्ट के कितने हो गए, ये 6 फॉर्मूले, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री से 4 से लेकर 9 तक, 4 5 6 7 8 9, ये 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े। और ये और एक बात, क्या हो गया, मेरा ध्यान गया, ये जो है ना इसे लैन कहा जाता है, ln x, मतलब लॉग जो होता है ना, ये भी पढ़ेंगे। इसमें ना बेस होता है 10, लेकिन ln होगा ना तो इसका बेस जो है ना वो बन जाता है ई मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.71 के आसपास। तो ln का मतलब लैन होता है, और लैन मतलब लॉग, इसका ले रहे x का टू द बेस या विद द बेस ई होता है। तो ये काइंड ऑफ लॉगरिदम ही है, बस बेस अलग है इसका। तो ऐसे ही ये जैसे हमने, हाँ और एक बार इसके ना रूल्स है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर u प्लस वी हो रहा है, ये फंक्शन से फंक्शन मतलब x के ऊपर डिपेंडेंट है और बाहर डी बाई डी एक्स है, तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पहले डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे, प्लस साइन है तो प्लस साइन दे देंगे। हाँ यही अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे, जो भी मिडल साइन है ना यू और वी के बीच में जो भी, तो यहाँ पे कॉपी करना है, और बाद में डी वी अपॉन डी एक्स कर देंगे। तो पढ़ेंगे कैसे, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब अगर u इंटू वी है तो इसे ना मल्टीप्लीकेशन या चेन रूल या प्रोडक्ट रूल भी कहा जा सकता है, अलग अलग नाम है इसे। तो पहले ना मैं u को बाहर निकाल दूंगा और डी वी बाई डी एक्स कर दूंगा, प्लस उल्टा अब v को बाहर निकाल देंगे और डी यू अपॉन डी एक्स करें। ठीक है, ये प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाएगा, देखो ना अंदर u इंटू वी हो रहा है, ये जो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाएगा। अंदर देखो ब्रैकेट के u प्लस या माइनस वी हो रहा है, तो ये अब अगर u अपॉन वी होगा तो इसका आंसर ऐसे आता है,
पहले v अपॉन डी यू बाई डी एक्स, उसके बाद माइनस साइन u डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन v का स्क्वायर। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बुक के ऊपर लिखो, कभी भी तुम लोग पॉज कर सकते हो वीडियो और लिख सकते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं रूल्स है, ये फॉर्मूले एक से लेकर 9 तक ये बाहर करने, उनके साथ ये रूल्स भी याद रखना। कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनते हैं ना, प्लस माइनस या इनटू करना या अपॉन में लिखना, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें ये यूज करने पड़ते हैं। अब इसके आगे ना डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन के ऊपर जाना है। डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना मतलब यहाँ पे मतलब होता है जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है और इसके मैं टुकड़े कर रहा हूँ, छोटे छोटे पीसेस कर रहा हूँ, और उसमें से मैंने एक पीस सिलेक्ट किया, उसे मैं कहने वाला हूँ dx या dl, क्योंकि लेंथ होगा तो dl, x एक्सिस होगा तो dx। अब डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं ना, तो एक्चुअल में हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स सिलेक्ट करते हैं, टुकड़े करके उनमें से पार्ट सिलेक्ट करेंगे। और इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है, समेशन रहता है ना, समेशन जोड़ना, सम करना मतलब क्या होता है, एडिशन करना। तो वैसे ही समेशन जो है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाएगा। शॉर्टकट में कहना है तो इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना और डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। तो अब ऐसे ही इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स वो हमें देखना है, बाकी का कुछ नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट भी नहीं है हमें। हमें ना इसमें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देना है। और जो मैंने 3 रूल्स बताया, लॉस बताया, वो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन। वहां पे भी एक्स रेज टू एन था, देखो शुरुआत, ये 5 रूल्स है इसके। वैसे 12th में मैथ्स में पढ़ोगे तो और भी कुछ रूल्स आएंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म्स आएंगे। फिलहाल हमें एप्लीकेशन करना है ना फिजिक्स में, तो इन 5 से काम हो जाता है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, कंसिडर करो किसी ने 2x दिया हुआ है और इसे इंटीग्रेट करना है। तो हमेशा इंटीग्रेशन में ना x होगा तो उसके साथ dx, y होगा तो उसके साथ dy होना ही चाहिए, ऐसे इसके साथ dx लगा देंगे। तो हमें 2x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले तो ना जो नंबर्स होते हैं ना, इनको हाथ नहीं लगाना है, बाहर निकाल दो, क्योंकि फॉर्मूला में नंबर्स नहीं है, ठीक से देखो सब x के टर्म में। तो इंटीग्रेशन होगा x dx का। अब इसके पावर में कोई नहीं मतलब 1 कंसिडर कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन का रूल ये कहता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मतलब यहाँ पे एक्स रेस टू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस, ऐसे ये कह रहा हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 2 हो गया ना, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये तो गिवन में दिया था, इसका आंसर आ गया सिर्फ एक्स स्क्वायर। अगर जस्ट इमेजिन करो एक्स रेस टू माइनस 3 दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन एक्स रेस टू माइनस 3 dx, तो क्या करेंगे, एक्स रेस टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 का आंसर -2 होता है, तो एक्स रेस टू -2 अपॉन -2। और इसे ही अलग तरीके से कैसे लिख सकते हो पता है, -2 है ना, माइनस साइन मैंने ऊपर भेजा, 1/2, और एक्स रेस टू -2 को नीचे लेके जाएंगे तो एक्स रेस टू +2 होगा, मतलब ऐसे बन जाएगा 2x²। तो ऐसे ही यूज करने होते हैं, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस।
चलो अब न्यूमेरिकल्स करने हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें, और गिवन में दिया है एक्स रेस टू एट, और ये जो एफ ऑफ एक्स होता है ना, इसे फंक्शन ऑफ एक्स कहा जाता है। तो फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी रिटर्न एज वाई, और ये एक्स रेस टू एट, therefore dy upon dx, स्टेप्स देख लो, स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एट। अब एक्स रेस टू एन का आंसर पता है हमें क्या होता है, एन नीचे आ जाता है, मतलब एट नीचे आ गया, और एक्स के पावर में एन माइनस वन करना होता है, तो ये हो जाएगा एट एक्स रेस टू सेवन। हो गया पहला सवाल, इतना इजी होता है। तो एक्स रेस टू एट का डेरिवेटिव एट एक्स रेस टू सेवन हो गया। अब ये वापस एफ ऑफ एक्स को मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। तो इसमें u प्लस वी वाला रूल यूज होगा ना, जो मैंने बताया था, इफ यू रिमेम्बर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, पहले डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, प्लस के बाद डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, चाहे तो इसे ब्रैकेट में लिख सकते हो इफ यू वांट। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री नीचे उतर जाएगा, तो एक्स के पावर में बचेगा थ्री माइनस वन, प्लस साइन एक्स का आंसर तो डायरेक्ट कॉस एक्स ही आता है, पढ़े थे ना हमने वो रूल्स। तो ये बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। हो गया सवाल, देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे सारे आंसर्स मैच हो गए, देखो। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन के भी रूल्स है अपने पास, या तो एक बार देख लो। वापस पीछे लेके जाता हूँ मेरे को। ये इंटीग्रेशन के रूल्स है, साइन एक्स का माइनस कॉस हो जाता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। ये थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन से उल्टा है, साइन के बारे में बोल रहा हूँ मैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स का, और ये जो नंबर्स लिखे हुए रहते हैं ना, इनको ना लिमिट्स कहा जाता है। मतलब इंटीग्रेशन के सिंबल के नीचे जो होगा ना, इसे कहेंगे लोअर लिमिट, ऊपर जो होगा उसे कहेंगे अपर लिमिट। लोअर लिमिट हमें बताता है कहाँ से शुरू करना है, मतलब कैलकुलेशन, और अपर लिमिट बताता है कहाँ पे एंड करना है, काइंड ऑफ अ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स होता है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, और ये लिमिट्स एक्स के अंडर डालना है ना, ऐसा लिखेंगे टू से लेकर फाइव तक। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, इसके लिमिट से टू से लेकर फाइव तक। तो थ्री तो रहेगा ही नीचे। अब क्या होगा, एक्स के जगह पे पहले मैं फाइव पुट करने वाला हूँ, तो ऐसे दिखाई देगा फाइव का क्यूब, एक्स का क्यूब है ना ये, तो एक्स की जगह पे फाइव डाल देंगे, फाइव का क्यूब के बाद माइनस साइन एज इट इज, माइनस साइन के बाद टू का क्यूब, तो फाइव का क्यूब माइनस टू का क्यूब, फाइव का क्यूब 125 माइनस टू का क्यूब
8/3। 125 माइनस 8 करेंगे तो 5 चले गए, तब 20 हो गया, और 3 चले गए, तब कितना होगा? 117 ना, 13। डिवाइड करेंगे तो 3 3 सा 9, बचे 2, 3 9 सा 27। 117 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 39 आ गया, करेक्ट है। तो पहला हो गया, अब दूसरा करते हैं। इसे तो हमें करना है इंटीग्रेशन, हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस एक्स। चाहे तो ये माइनस साइन को बाहर निकाल दो फिलहाल। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर π/2। तो माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल दिया। वैसे माइनस साइन को अंदर लेते हैं ना, तो ये लिमिट्स को उल्टा कर सकते हो, मतलब 0 ऊपर और π/2 नीचे, लेकिन फिलहाल रहने दो, वो प्रैक्टिस से पता चल जाता है। अभी नहीं, अभी ऐसे ही रहने दो। तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स के जगह पे पहले π/2 जाएगा, π/2 के बाद माइनस साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स के जगह पे 0 जाने वाला, कॉस माइनस साइन एज इट इज। कॉस π/2 होता है 0, π/2 मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, माइनस कॉस 0 की वैल्यू है 1। तो ये हो गया 0 -1 -1 होता है, तो माइनस -1 माइनस ऑफ माइनस +1, तब सिंपली 1 भी लिख सकते। तो इसका आंसर आ गया 1। अब देखते हैं इनके आंसर्स। देखो फर्स्ट का आंसर इन्होंने सॉल्व नहीं किया था, लेकिन ये डिवाइड करते हो ना तो 39 ही आता है, 117/3, और ये बराबर आ गया। ये थे अपने आंसर्स, याद है ना? ये डिवाइड करेंगे 39, और ये 0 -1। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक्चुअल में ये इसकी तो प्रैक्टिस हो ही गई है ना अपनी, तो इसे मैं ऐसे ही इसके सॉल्यूशन जो इन्होंने सॉल्व किए वो देखा देता हूँ। एक्स के साथ क्या करना है पता है हमें? x⁻1 कंसिडर करेंगे, और क्या देखो ना, कुछ टाइम के बाद ना ओरली भी ये सॉल्व कर सकते हो। अब पहला एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 आ जाएगा, क्योंकि पावर में कोई नहीं मतलब 1 होता है ना, 1 + 1 2, और जो पावर होती है वही अपॉन में होता है, तो एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 हो जाएगा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ये देखो आंसर आ गया। ऑब्वियसली तुम्हें एक दो स्टेप दिखाने होंगे बीच में, लेकिन प्रैक्टिस करते हो ना तो तुम्हें पता चल जाता है आंसर क्या आने वाला है। जैसे कि अब यहाँ पे ये जो है ना, ये क्वेश्चन, इसमें 10/x है, 10 को कुछ नहीं करना है, बाहर निकाल दो, और अपॉन एक्स जो है ना उसे 1/x लिखेंगे जब मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या कर सकते हो बताओ? log x, मतलब ln x, बताया था ना वो ln वाला। ये देखो फाइनल आंसर, मैंने बोला था ना 10 को कुछ भी नहीं करना है, ये देखो बाहर आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन हो गया ln x, मतलब ln x। और e⁻x तो कुछ नहीं करता, e⁻x तो एज इट इज होता है। हो गया ना सॉल्व। आगे देखते हैं इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। आई गेस यहाँ पे चैप्टर हो जाता है खत्म। यहाँ से तो रिवीजन का पार्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये लिस्ट दिया, तो जस्ट गो थ्रू दिस, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ये अब तक हमने जो पढ़ा है ना वो है सब, और चैप्टर एट अ ग्लांस क्या क्या हुआ अब तक। सो अपना फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू।